तो हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल्स के देख लिए थे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। अब देखो एचसीपी में कैसे निकालते हैं। देखो एचसीपी में देखो एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो एटम्स होते हैं ना जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं, इनका पोर्शन कितना होता है, 1/6 होता है इनसाइड द यूनिट सेल। जैसे कि क्यूब के केस में इनसाइड कितना था, 1/8, ओनली 1/8 ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई होते थे इनसाइड द सेल, है ना। यहाँ पर कितना होता है, 1/6, और इन तीनों का तो पोर्शन पूरा का पूरा रहेगा, है ना। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स जो कि कॉर्नर्स पर है, 12 कॉर्नर्स है ना, इस बार 12 वर्टाइसेस पे है, उनका पोर्शन 1/6 प्लस वो वाले एटम्स जो कि ऊपर नीचे है ना बेसल प्लेन पे, इधर और इधर, इनका पोर्शन क्या रहेगा, आधा आधा इनसाइड द यूनिट सेल, तो 1/2 प्लस कितने एटम्स है जो कि पूरे के पूरे अंदर है, 3, तो इनका पोर्शन क्या आ जाएगा, 1। तो ऐसे कितने एटम्स है, 12 इंटू 1/6 2। ये वाले कितने हो गए, 2 एटम्स ऊपर नीचे, उनका पोर्शन 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1। सो 12 इंटू 1/6 है ना 2 प्लस 1, ये 2/2 था ना 1, राइट, और ये 3, सो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड कितने हैं, 6 है। ठीक है, बात समझ गए। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नंबर ऑफ द नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट एटम सराउंडिंग एन एटम अंडर कंसिडरेशन। वही मतलब कितने उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। जैसे बीसीसी के अंदर मैंने आपको इजीली बता दिया, बॉडी सेंटर्ड एटम ले लो, उससे 8 वर्टाइसेस के एटम टच कर रहे थे, है ना। ऐसी अब एफसीसी देखते हैं, एफसीसी में 12 होता है, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे 12 इस तरीके से होते हैं कि जैसे ये देखो आप, देखो ये क्या किया मैंने, ये जो एटम्स है ना, एटम्स को हम क्लोज लिया है, थोड़ा क्लोज लिया है दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 8 तो वर्टाइसेस पे थे, है ना, और 6 फेस सेंटर्स पे थे, ठीक है। तो 8 उस पे थे, 6 फेस पे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे मैं आपको प्लेन वाइज दिखाता हूं, देखो एक प्लेन आप बनाओ, बिल्कुल बीच का प्लेन इस तरीके से, एक बीच का प्लेन इस तरीके से आप काटो, तो इस पे आपको जो है इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो एक तो एटम यहां पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक बीच में है, ठीक है। ऐसे ही टी प्लेन मतलब कि ट्रांसवर्स प्लेन। देखो वी होता है वर्टिकल प्लेन, ये वाला, और एच होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगेन ये बीच से गुजरेगा। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं। क्यूब था ना, जो ये क्यूब है ना, क्यूब है ना, अब इस क्यूब को मैंने 3 जगह से डिवाइड किया, क्यूब को मैंने 3 जगह से डिवाइड किया, 3 प्लेन के अक्रॉस डिवाइड किया। देखो पहला प्लेन ये बिल्कुल बीचों बीच बट हॉरिजॉन्टल, एक ये प्लेन जिसको मैं एच बोल रहा हूं, आई होप बात ठीक है। फिर एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये वाला प्लेन, ऐसे ऐसे काट रहा हूं, ठीक है, ऐसे विजुलाइज कर पा रहे, बीचों बीच वर्टिकल प्लेन। और माय डियर ट्रांसफर्स प्लेन क्या होता है, ये जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल को, ये वर्टिकल प्लेन है, इसको ऐसे घुमा दो, तो ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये ट्रांसफर्स प्लेन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हर एक जो एटम है, हर प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग 4 एटम से घिरा हुआ है, तो 4 इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग यही एटम, और 4 इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस कारण से क्या होता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ओके, नाउ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, अगेन वही पैकिंग एफिशिएंसी की, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कितने वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम, जो एटम्स है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट्स इट। जैसे बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 2, याद आ गया। तो यहां पर रखो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्या होता है, ए क्यू भी तो होता है। नाउ आपको ध्यान है आर और ए में रिलेशन, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है वंस अगेन, ठीक है। वो जो अपन ने देखे थे ना 0.68 0.74, वो यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। बस एक बात है, जो एचसीपी है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें वॉल्यूम कैसे निकालोगे,
देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस प्लेन इनटू व्हाट, हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस प्लेन कैसे निकलेगा, इस हेक्सागन का एरिया। नाउ हेक्सागन का एरिया अपने आप में 6 ट्राइंगल से मिलकर नहीं बना, देखो डायगोनल देखो, अरे बात समझ आ रही है कि नहीं, है ना। तो माय डियर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप ये ट्राइंगल बना रहे तो हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। इनफैक्ट माय डियर ये हर एक ट्राइंगल जो है ना कुछ भी नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हेक्सागोनल है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना है, इसमें हर एक साइड है ए। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 है ना, √3/4 होता है ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। आप कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ये क्या निकल गया मेरा, इस एरिया ऑफ द बेस इनटू व्हाट, हाइट, दैट्स इट। अब ये जो लिखा हुआ है ना वही चीज है, देखो 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू व्हाट, सी। अब सी क्या था, 1.633 इंटू व्हाट, ए। बस समझ गए, इतना ही फर्क है बस। और एचसीपी का भी अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो पैकिंग फैक्टर सेम आता है एज दैट ऑफ एफसीसी, दैट इज 0.74। ठीक है बात, एफसीसी का भी बिल्कुल सेम निकल के आता है एज दैट ऑफ एचसीपी, दोनों का 0.74 आता है। ये चीज आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये चीज आप दिमाग में बिठाए रखेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि पैकिंग फैक्टर जो है वो उसकी डेंसिटी को बताता है, बिल्कुल। तो मोर द पैकिंग फैक्टर मोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, राइट। सो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आर नोन एज द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि एफसीसी और एचसीपी, ठीक है, आर कॉल्ड क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। बीसीसी नहीं है, ध्यान रखना, एफसीसी और एचसीपी, ठीक है। एलोट्रोपी क्या होता है, इट इज अ डिफरेंट फॉर्म इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं। सो एलोट्रोप क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म ले सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोट्रोप। उसके अंदर एलोट्रोपी है। फेमस एग्जांपल किस एलिमेंट का दूं मैं, कार्बन का। जब भी एलोट्रोप माइंड में आता है तो कार्बन है, ठीक है। माय डियर आयरन भी है अच्छा मटेरियल, आयरन भी इसका अच्छा जीता जाता एग्जांपल है, वो हम आगे देखेंगे क्यों, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए कार्बन याद करो, क्योंकि कार्बन के कई एलोट्रोप आप जानते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट तो आप जानती हैं। एक फुलरीन का नाम सुने, फुलरीन भी एक मटेरियल है। एक 2011 में एक नया एलोट्रोप खोजा गया था, किसी को नाम याद है, 2010 में, सॉरी। द एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राफीन याद रखना, ठीक है, वो भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। तो सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीट्रॉपिक और पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक और पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो माय डियर जैसे अब आयरन कार्बन आज की बात करें आप कोई भी एलिमेंट की, तो बीसी से एफसीसी बदला, तो ये भी तो एलोट्रोपी है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, उसके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। क्या उसके एवरेज नंबर ऑफ एटम से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। A/R रेशियो सब कुछ चेंज होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स, जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो चेंज होगा, डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में भी बदलाव आएगा, बिल्कुल। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो हर चीज में चेंज आएगा, बात सही है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स डिपेंड्स अपॉन, देखिए कोई भी दो एटम्स होते हैं ना, दो एटम्स के बीच में, मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ करके कंसेप्ट बताया था ना, देखो सब कुछ अब आगे आ रहा है। इट इज द लेंथ एट विच रिपल्शन इज बिकम्स वेरी इक्वल टू अट्रैक्शन। हियर द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स व्हाट, जीरो। नेट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स व्हाट, जीरो, क्योंकि एक के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव होती है, एक के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव होती है। जहां पर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे वही अपना रीजन, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अपना बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बात समझ गए। देखिए दो तरीके से फोर्स क्रिएट होते हैं, रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज पर है ना, तो इनमें क्या क्रिएट होगा, रिपल्शन। इन एवरी एटम देयर इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में क्रिएट होता है क्या, रिपल्शन। तो अगर आप एटम्स को बहुत ही ज्यादा क्लोज ले आएंगे तो उनमें क्रिएट हो जाएगा रिपल्शन।
बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जिनके बीच में होगा रिपल्शन। लेकिन अगर आप एक डिस्टेंस से दूर ले जाएंगे तो अब उनमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होने लगेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप एक एटम को बहुत ही दूर ले जाएंगे तो एक का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्ट करना चालू करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सफिशिएंट डिस्टेंस पे आ गए ना, ये लोग सफिशिएंट डिस्टेंस पे आ गए और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत ही कम होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट वेट होता है, प्रोटॉन काफी हाई मास का होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कह रहा हूं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब एक डिस्टेंस से दूर आ जाता है ना तो अब उनमें अट्रैक्शन चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। ठीक है, अब न्यूक्लियस डोमिनेट करने लगता है फोर्स में। ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए क्या होता है, अट्रैक्शन चालू हो जाता है। बात समझ गए। नाउ ड्यू टू लोडिंग ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल को लोड दो ही प्रकार से कर सकते हैं, उसमें या तो इलोंगेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना। तो डेफिनेट सी बात है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी बदलेगा, बॉन्ड लेंथ बदलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज आएगा डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं, स्टेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो लैटिक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होती है, इंक्रीज होती है इनफैक्ट। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है मतलब वही है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। सो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉइंग या डैमेजिंग मैकेनिज्म, किस प्रकार हमारे जो है मटेरियल में डैमेज आता है, मतलब प्रॉपर्टीज में जो डिक्रीज होना चालू होता है। देखो पहला फिनोमेना है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में भी स्ट्रेस कोरोजन, क्योंकि कोरोजन माय डियर कई तरीके के होता है, उनमें से एक होता है स्ट्रेस कोरोजन, अपन पढ़ेंगे आगे कोरोजन। एक होता है माय डियर ग्रेन ग्रोथ। देखो कोरोजन डेफिनेट सी बात है, वो मटेरियल को खाने लगता है ना, बिकॉज सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है दैट स्टार्ट्स अटैकिंग ऑन द मेटल। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, मेटल जो था मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बहुत जल्दी मतलब हटने लग जाता है, मतलब पाउडरी फॉर्म का होता है ना। जैसे आयरन का ऑक्साइड ले लो, जो उसकी लाल लाल जो जंग दिखने लग जाती है वो धीरे धीरे अपने आप रस्ट आउट होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है ना। सो अगेन दैट इफेक्ट्स ग्रेन ग्रोथ। जैसा आपको पता है ग्रेन ग्रोथ क्यों हार्मफुल है माय डियर, ग्रेन ग्रोथ माय डियर स्ट्रेंथ के लिए हार्मफुल है। अगर आप मटेरियल से स्ट्रेंथ की अपेक्षा करें तो ग्रेन ग्रोथ रोकिए, क्योंकि ग्रेन ग्रोथ होने से ग्रेन बाउंड्रीज कम होंगी, ग्रेन बाउंड्रीज कम होंगी तो मटेरियल का जो हार्डनेस है वो सब कम हो जाएगा, मटेरियल डक्टिलिटी की तरफ बढ़ेगा, है ना। ग्रेफाइटाइजेशन माय डियर, ग्रेफाइटाइजेशन क्या होता है, अगर कोई भी फेज ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना तो उसको बोलते हैं ग्रेफाइटाइजेशन। अब सीमेंटाइट वगैरह क्या होता है ये सब आगे बताएंगे। ग्रेफाइट में अगर वो कन्वर्ट होने लगे तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको बताया ग्रेफाइट एक वीक फेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लेन्स, एटॉमिक प्लेन्स जो थे ए बी, उनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन पॉसिबल था ना, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो दैट इज वाई दे आर एक्टिंग लाइक सॉलिड लुब्रिकेंट्स। और ग्रेफाइट होता भी माय डियर क्या होता है, जो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की तो होती है, कितनी वीक होती है आपने भी देखा है ना। उसको तो आप पाउडर बना सकते हो इजीली, है ना। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन वन सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू टू फेज। तो ये हमारे लिए दिक्कत क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू टू फेज। तो मेजर फेज जो क्या होता है दैट इज वीकर देन द इनिशियल फेज, हेंस मेटल बिकम्स वीक। क्या होता है, जो हमारा एक प्रोडक्ट होता है ना तो वो वीकर हो सकता है एज कंपेयर टू द इनिशियल फेज। ठीक है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं ना कहीं हमारे लिए यंग्स मॉडुलस स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट डाल देता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, बॉन्डिंग फोर्स होंगे विथ नेबरिंग एटम्स, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन उतना ही होगा, स्टिफनेस उतनी ही होगी, फिर उसी हिसाब से होगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, बात सही है। लेकिन माय डियर एक चीज कमाल की देखी जाती है, जैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, एक्सटर्नल लोड। जैसे हम किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, वेदर इट इज इन द इलास्टिक लिमिट दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब रिकवरी क्यों होती है उसके अंदर माय डियर, इलास्टिक रिकवरी इसीलिए होती है माय डियर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो जो बाकी के बगल के एटम्स है ना वो उसको दूर नहीं जाने दे रहे, वो कहते हैं नहीं तुम्हारे पास आ, हमें तेरे से बहुत प्यार है। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ध्यान रखिएगा उसमें इलास्टिक रिकवरी उतनी ज्यादा है। ये भी कमाल की चीज है, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं इसके आगे हम लोग नेक्स्ट।